मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद एवं नई कविता की प्रमुख विशेषताओं को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। क्या होता है छायावाद, क्या होता है प्रगतिवाद, क्या होता है प्रयोगवाद एवं नई कविताएं होती हैं, उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपको बताना है और परिचय देना मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई। अच्छे से करके चले जाना। वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप सभी के बच्चों को ये बता देना चाहता हूँ, जो मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ ये फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, जाओ और जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो भाई। साथ के साथ अपन ने टारगेट ले रखा भाई, आपके सामने जो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 25,000 सब्सक्राइबर से मात्र अपन 2,000 सब्सक्राइबर कम है, 2 दिन में आपके सामने कवर कराने, तो करवा दो भाई, ताकि अपन 25,000 सब्सक्राइबर का टारगेट है उसको अचीव कर सके। समझ में आ गया आपको? चलिए शुरू करते हैं। और डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे रखा, वहाँ पे भी अगर आप क्लिक करके अन्य वीडियो भी देख सकते हो इससे संबंधित, हिंदी साहित्य से संबंधित। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके फ्लिपकार्ट मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। सामान्य आधुनिक हिंदी कविताओं का विकास विभिन्न वादों और आंदोलन के माध्यम से हुआ। अगर अपन बात करें हिंदी जो कविताएं हैं, हिंदी कविताओं का उसका विकास की बात करें, तो विभिन्न अलग अलग प्रकार के जो वाद और जो आंदोलन है उसके मध्य से आपके सामने जो आधुनिक हिंदी कविताएं निकल के आती है। क्या होता है, उसके बीच से जो आधुनिक हिंदी कविताओं का विकास है वो देखने को मिलता है, जिसकी संक्षिप्त में परिचय अगर जिसको अपन विस्तार से पढ़ें तो आपके सामने हिंदी कविताओं का आपके सामने विकास कहाँ कहाँ से देखने को मिलता है। पहला आता है छायावाद। कौन से युग से? छायावाद का जो युग देखने को मिलता है 1918 से लेकर 1936 के युग में। इस युग के अंदर आपके सामने क्या देखने को मिलता है भाई? हिंदी साहित्य है उसका, आधुनिक हिंदी साहित्य का आपके सामने जो युग है वो छायावाद युग देखने को मिलता है। छायावाद युग है वो हिंदी साहित्य का, हिंदी कविताओं का स्वर्णिम युग माना जाता है। क्या माना जाता है? हिंदी साहित्य युग का स्वर्ण युग माना जाता है। स्वर्ण युग कौन सा होता है भाई आपके सामने? जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के आपके सामने, जैसे जो प्रसाद हो गए, पंत हो गए, निराला और महादेव वर्मा जैसे 4 स्तंभ दिखाई पड़ते हैं। छायावाद युग के अंदर कौन कौन से आते हैं भाई? इसको हिंदी कविता का स्वर्णिम युग माना जाता है। कौन सा युग माना जाता है? स्वर्ण युग माना जाता है। स्वर्ण युग कौन सा होता है? सबसे बढ़िया काल होता है ना, कोई भी साहित्य का या कोई भी आपके सामने कोई भी समय होता है, उसके सबसे बेहतरीन काल को उसका उस समय का स्वर्णीय काल माना जाता है। इस काल के अंदर अलग अलग प्रकार के साहित्यकार देखने को मिले, जैसे प्रसाद हो गए, पंत हो गए, निराला हो गए और महादेव वर्मा है। ये चारों लोग आपके सामने जो छायावाद के सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं, और ये समय आपके सामने सबसे प्रसिद्ध समय रहा हिंदी साहित्य का। विशेषताओं की बात करें, आत्म अनुभूति, प्रकृति एवं मानवीकरण, नारी सौंदर्य और रहस्यवाद देखने को मिला। इस समय की क्या क्या विशेषता रही भाई? लोगों के अंदर आत्म अनुभूति रही, मतलब लोग हैं उनके अंदर आपके सामने जो आत्म अनुभूति की बातें हैं। प्रकृति का मानवीकरण, जो प्रकृति होती है ना उसको मानव का रूप दिया गया। जैसे काफी बार नहीं कहा जाता था ना कि वो पहाड़ जैसा व्यक्ति है ना, हिरण जैसी आंखें हैं उसकी, है ना, चंद्रमा सा रूप उसका, और शेर जैसी उसकी दहाड़, उसकी शेर जैसी बोली उसकी। तो ये जो है तो सारी की सारी प्राकृतिक चीजें, लेकिन उनको मानव जैसा आपके सामने रूपांतरित करने का प्रयास किया गया। नारी सौंदर्य, जो महिला होती है उसका जो सौंदर्य, किस प्रकार का उसका सौंदर्य होता है, नारी सौंदर्य को इसमें बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? जो नारी सौंदर्य होता है उसको बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाने का प्रयास किया गया है, कि महिलाएं हैं उसका रूप रंग आकार को बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाने का इसके अंदर प्रयास किया गया। और रहस्यवाद भी दिखाई देता है। और कौन सा साहित्य आपके सामने? रहस्यवाद का साहित्य भी दिखाई पड़ता है। इसमें स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह दिखाई पड़ता है। इसमें क्या होता है आपके सामने? जो बड़े लोग हैं, जैसे आपके सामने जो इस साहित्यकार के अंदर क्या देखने को मिलता है, जैसे अंग्रेजों के खिलाफ आपके सामने जो आम जनता है उसका क्या होता है? विद्रोह भी दिखाई पड़ता है। तो स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का क्या है? विरोध भी दिखाई पड़ता है। किसके अंदर? छायावाद के अंदर। कौन से युग के अंदर? छायावाद का जो युग है उसके अंदर ये भी दिखाई देता है। अगले वाला है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद क्या होता है? ये विचारधारा मार्क्सवाद से प्रभावित थी। कौन सी विचारधारा भाई? प्रगतिवाद की जो विचारधारा है आपके सामने, ये मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित दिखाई पड़ती है। विशेषताओं की बात करें,
शासकों अमीरों के प्रति घृणा और शोषित मजदूर किसानों के प्रति सहानुभूति से इसका यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? जितने जो शासक होते हैं ना आपके सामने, उन सभी शासकों जो अमीर लोगों के प्रति लोगों की घृणा देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? जितने भी जो अमीर लोग हैं, अमीर लोगों के प्रति जनता की जो घृणा है, लोग जो नफरत करते थे, वो देखने को मिलती है। शोषित और मजदूर वर्ग के प्रति सहानुभूति देखने को मिलती है। इसमें क्या होता था भाई, आपके सामने जो गरीब दबा कुचला जो आपके सामने समाज हुआ करता था, उसकी बातें जो सबके सामने आने लगे। जैसे इस युग के अंदर आपके सामने जैसे भाई प्रेमचंद हो गए, अन्य हिंदी साहित्य के जो साहित्यकार हैं, उनके द्वारा साहित्य लिखा गया। उन्होंने क्या किया, जो किसान वर्ग, मजदूर वर्ग और जो दबा कुचला वर्ग है, उसके प्रति क्या है, सहानुभूति, उनकी जो विचारधाराएं, उनकी बातें वो सबके सामने रखना उन्होंने शुरू किया। और जो अमीर और जो शासन करने वाले लोग हैं ना, जिन्होंने लोगों को गरीब बना रखा है, जिनको लोगों को इतनी प्रॉब्लम समस्याओं में डाल रखा है, उनके प्रति क्या है, आपके सामने घृणा देखने को मिली। इसमें यथार्थवादी चित्रण सामाजिक समानता पर बल दिया गया। और क्या हुआ, समाज की वास्तविकता का चित्रण किया गया। और क्या किया गया, जो समाज है उसका यथार्थवादी, उसका कैसे चित्रण देखने को मिला, समाज का जो वास्तविकता का चित्रण देखने को मिलता है। क्या होता है, समाज का जो वास्तविकता है उसका चित्रण देखने को मिलता है। और समाज की समानता पर बल दिया जाने लगा। क्या होने लगा, समाज के अंदर चाहे हिंदू हो गया, चाहे मुस्लिम हो गया, चाहे गरीब हो गया, चाहे अमीर हो गया, सभी लोगों की जो समानता है, सभी लोगों को समान रूप से दिखाने का, सभी लोगों को समानता का बल देने का काम किया गया। नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल इसके प्रमुख कवि है। और इस समय के प्रमुख कवि कौन है, नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल को इस समय के प्रमुख कवि माना जाता है। किसको माना जाता है, नागार्जुन को और आपके सामने केदारनाथ अग्रवाल को इस समय के सबसे प्रमुख कवि माना जाता है। तो आपको यह पता चल गया, छायावाद के हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग था, जहाँ पर जो असहानुभूति की, प्रकृति मानवीकरण और नारी सौंदर्य की बात की जाती थी। और प्रगतिवाद में क्या हुआ करता था, आपके सामने समाज का जो गरीब दबा कुचला जो आपके सामने समाज था, उसके द्वारा जो विरोध प्रदर्शन है, उसकी बातें की जाने लग गई। अगला प्रयोगवाद, इसका आरंभ अज्ञे द्वारा संपादित तार जो सप्तक से मानी जाती है। क्या होता है, प्रयोगवाद में क्या होता है, इसका आरंभ जो अज्ञे है, अज्ञे के द्वारा आपके सामने जो संपादित तार सप्तक, किससे, तार सप्तक से आपके सामने इसका जो आरंभ है वो माना जाता है। अलग अलग प्रकार के आपके सामने उपमानों का प्रयोग किया जाने लगा। बौद्धिकता की प्रधानता देखने को मिली। बौद्धिकता मतलब आपके सामने जो लोगों की बुद्धि है, उसकी आपके सामने मुख्य रूप से जो लोग हैं उसका प्रयोग करने लगे। और घोर व्यक्तिकता की जाने लगी। समझ में आ गया, मतलब जो नए चीजें जो समाज के अंदर आ रही थी, ये जो अज्ञे के द्वारा जो साहित्य लिखा गया ना, इसमें क्या था, समाज के अंदर जो एक मनुष्य के अंदर किस किस प्रकार की जो विचारधाराएं उठकर आती हैं, उस तरह की बातें देखने को मिल रही थी, है ना। जैसे प्रेम के ऊपर समाज में जो लोग, जो शहरीकरण बढ़ रहा था, ये खास करके आज़ादी के बाद में लिखे जाने वाला साहित्य था। इसमें क्या है, एक मनुष्य अपने अंतर्द्वंद, अपने अंदर किस तरीके, जैसे थे पटने बैठो थारो मन को लगा है ना, इस उम्र में, और थारा मन करे भाई दोस्तों के साथ खेल लिया, आप फोन चला लिया, वो कर लिया, है ना, ये सब होता ना। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो आपके सामने प्रयोगवाद के अंदर देखने को मिली। समाज के हर तबके के अंदर किस किस की समस्याएं आती हैं, कैसी कैसी समस्याएं आती हैं, उसके ऊपर आपके सामने बात की जाने लगी। नई कविता, 1953 के बाद में नई कविता का दौर आता है। यह प्रयोगवाद का ही विकसित रूप है, मतलब जो प्रयोगवाद है उसी के विकसित रूप में दिखाया गया है, जो किसी वाद से नहीं बंधी है। प्रयोगवाद की क्या खूबसूरती है कि इसमें कोई भी वाद से नहीं बंधी हुई दिखाई देती है। कोई भी प्रकार का आपके सामने इसके अंदर वाद नहीं है, किसी भी प्रकार का आपके सामने फिक्स रूप स्वरूप नहीं है, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है कि आपको साहित्य की रचना करनी है तो इस तरीके से करनी है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। विशेषताओं की बात करें, क्षणवाद, वर्तमान पल का महत्व, आधुनिक बोध, लघु मानव जीवन की प्रतिष्ठा और जीवन के प्रति पूर्ण स्वीकृति देखने को मिलती है। क्षणवाद में क्या होता है, आपके सामने आधुनिक बोध, जो आज के समय का जो समाज है उसका जो बोध देखने को मिलता है, आज के समय का जो लोगों की किस तरीके विचारधारा है। इंसान अपनी प्रतिष्ठा के लिए, इंसान अपनी प्रतिष्ठा, मान सम्मान, समाज के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकता है उसके बारे में बताया गया है। और जीवन के प्रति पूर्ण स्वीकृति, जो मनुष्य का जो जीवन है, छोटा सा जीवन है, उसको आपके सामने उसके महत्व को बताया गया कि क्यों जिंदगी में, तो
आपका समय हर समय लड़ता रहो, कोई अनजाने को नहीं, छोटो सो जीवन है आज न तो काल सबने जानो, ऐ की बात है करती। ये कविता आधुनिक मनुष्य के द्वंद्व व संघर्ष के चरित्र को दिखाने का काम करता है। क्या करता है, आज के समय में मतलब उस समय में समाज के अंदर जो लोगों के अंदर किस तरीके से भाई समाज में लोगों में किस तरीके से जो आपस में द्वंद्व चल रहे होते थे, लोग आपस में किस तरीके से मुश्किलों का सामना करते थे, उन सब चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया गया है। हिंदी कविता का सफर कहाँ से शुरू होता है, ब्रज भाषा से शुरू होता है। मतलब हिंदी कविता का जो सफर है वो ब्रज भाषा से शुरू होकर पारंपरिक ढांचा से शुरू होकर आधुनिक खड़ी बोली की विविध रूपों तक प्रयोगों तक पहुंचता है। मतलब हिंदी भाषा का जो प्रयोग की बात करें तो ब्रज भाषा से इसकी शुरुआत होती है, फिर आधुनिक खड़ी बोली में पहुंचता है और आज के समाज का जो अलग अलग से रूप से जो स्वरूप बदल रहा है उसमें उसको प्रतिबिंब करके दिखाया गया है। तो बच्चों ये था छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इसका सारा सब कुछ के बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। कैसा लगा वीडियो ज़ोर से बताना, चैनल को ज़ोर से सब्सक्राइब करके चले जाना। धन्यवाद।